चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। रविदास जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का औरंगजेब प्रेमचंद का और आदि शंकराचार्य पर विवादित टिप्पणी कर दी। राम गोपाल यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां थीं, भगवान बुद्ध ने उन्हें दूर करने का काम किया, लेकिन उनके स्तूपों को लगभग हर जगह तोड़ा गया। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे 100 गुना ज्यादा शंकराचार्य के, आदि शंकर के शिष्यों ने भगवान बुद्ध के स्तूपों को। साथ ही राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। लेकिन वो आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं? जितनी नौकरियां छोटी छोटी हैं, क्लास 2 की, क्लास 3, क्लास 4 की, सब नौकरियों की अब नियुक्ति होने लगी आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। राम गोपाल यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों का इतना दबाव है कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिए समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी नेता इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव की शंकराचार्य पर की गई विवादित टिप्पणी को एक खास वोट बैंक के लिए दिया गया बयान बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक खास वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान देती है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की। बीजेपी के नेताओं ने राम गोपाल यादव के बयान को हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा हमला बताया है। इससे बड़ा धर्म के ऊपर हमला नहीं हो सकता। कैसी घटिया मानसिकता है समाजवादी पार्टी के लीडरों की। पहले तो ये मान रहे हैं कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़ दिए और फिर उसी औरंगजेब का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि उनका इतिहास भी स्कूल की किताबों में पढ़ाना चाहिए। राम गोपाल यादव ने कहा था कि आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप नष्ट किए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अपने आखिरी पड़ाव पर आगरा पहुंची, जहां INDIA गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शामिल होने से यात्रा में नया जोश दिखा। मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां मौजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। भारी संख्या में मौजूद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और बीजेपी को घेरा। जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने करीब 7 साल बाद मंच साझा किया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था। आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके में समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ और कांग्रेस की न्याय यात्रा का मिलन हुआ, जिसका गठबंधन के नेताओं को बेसब्री से इंतजार था। दोनों नेताओं के संबोधन के बाद आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश का रोड शो आगे बढ़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अखिलेश के आने से गठबंधन की ताकत और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने जब से दूसरे दौर की यात्रा शुरू की है, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन शनिवार को जब यात्रा मुरादाबाद पहुंची तो प्रियंका मौजूद थी। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के बाद योगी सरकार एक्शन में है। सरकार के सख्त आदेश के बाद यूपी एसटीएफ ने नकल करने और कराने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है, ताकि नकल कराने वाले पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा सके। खबर है कि इस मामले में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ आरोपियों की एक लिस्ट तैयार करने में जुटी है,
जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने 17 और 18 फरवरी को परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को नकल कराने वाले मददगारों की एक लिस्ट तैयार की है। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पेपर किस नेटवर्क से पहुंचाया गया उसकी जांच भी की जा रही है। इस मामले में गाजियाबाद से एक महिला अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा गया था, जिससे हुई पूछताछ के आधार पर उसे नकल कराने वाले आरोपी गुरबचन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि गुरबचन के सीधे संबंध इस नकल गैंग के लीडर मोनू मलिक और कपिल से हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग के सरगना बताए जा रहे हैं। इस मामले में लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में भी 18 फरवरी के दिन एक अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा गया था। लखनऊ के कृष्णानगर से पकड़े गए अभ्यर्थी को व्हाट्सएप पर नीरज यादव नाम का आरोपी प्रश्नों के उत्तर भेज रहा था। एसटीएफ ने आरोपी नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया, जो यूपी के बलिया का रहने वाला है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी नीरज यादव ने बताया कि मथुरा के रहने वाले उपाध्याय नाम के शख्स के जरिए उसे पेपर मिला था, लेकिन आरोपी उपाध्याय मथुरा में कहां रहता है उसकी जानकारी नीरज को नहीं है। नीरज यादव ने बताया कि वो इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और नौकरी छोड़ने के बाद वो नकल कराने वाले गैंग से जुड़ गया। नीरज यादव इसके लिए मोटी रकम भी वसूलता था। आरोपियों के बयान और अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने का फैसला लिया, जिसकी तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस बीच एसटीएफ ने यूपी के कई जिलों में आरोपियों की तलाश में दबिश भी दी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के अंदर जाकर पीएम ने समंदर के अंदर आखिरी गहराई पर जाकर उस स्थान पर प्रार्थना की जहां द्वारका नगरी डूबी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे और समंदर के अंदर काफी वक्त बिताया। द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ समुद्र में एक डुबकी नहीं थी, बल्कि समय यात्रा थी। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था और उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके धन्य हो गया। समंदर के अंदर डूबी द्वारका नगरी के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ गहरे समुद्र में उतरे और भगवान कृष्ण से देश की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के अंदर भगवान कृष्ण की साधना के लिए निकल पड़े। बोट पर बैठकर हाथ में मोर पंख लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ समंदर के बीचों बीच उस जगह पहुंचे जहां अरब सागर की गहराइयों में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के अवशेष हैं। पानी के अंदर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उस स्थान पर मोर पंख लगाया जहां माना जाता है कि कभी द्वारका नगरी थी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समंदर के नीचे ही प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठ गए, चरण स्पर्श किया और भगवान कृष्ण की साधना की और काफी वक्त बिताया। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। सुदर्शन ब्रिज पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने फीता काटा और केबल ब्रिज का जायजा लिया। साथ ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काफी दूर तक पैदल चलकर ब्रिज से नजारा देखा। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल केबल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है, जो ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से सुदर्शन सेतु बना है। अब लोगों को बेट द्वारका जाने के लिए बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक
मोदी की गारंटी है। पुल को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, जिसके दोनों ओर भगवान कृष्ण की कलाकृतियों से सजाया गया है। साथ ही केबल ब्रिज के फुटपाथ भगवत गीता के श्लोकों से सजे हैं। कोलंबिया की सरकार अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने जा रही है। ये स्पेन का जहाज है और इसका नाम सेंट जोस गैलियन है। माना जा रहा है कि इस जहाज के मलबे के साथ 1.66 लाख करोड़ रुपए की कीमत का करीब 200 टन खजाना भी दफन है। जहाज का मलबा समुद्र से 2000 फीट की गहराई पर मौजूद है। खजाना निकालने के लिए कोलंबियाई नौसेना रोबोट को समुद्र में भेजेगी। रोबोट मलबे का कुछ हिस्सा बाहर निकालेगा और इसकी बाद में जांच की जाएगी। इससे यह तय होगा कि मलबे का कौन सा हिस्सा बाहर निकाला जाए। रोबोट में कैमरे लगे होंगे और वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट होगा। कोलंबिया सरकार खजाने को पाने के लिए इस साल करीब 37 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सेन होजे नाम का यह जहाज स्पेन के राजा किंग फिलिप V के बेड़े का हिस्सा था। स्पेन से जंग के दौरान 8 जून 1708 को ब्रिटिश नेवी के हमले में यह जहाज डूब गया था। तब इस जहाज पर 600 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 11 ही जिंदा बच पाए थे। यह जहाज खजाने को अमेरिका से स्पेन लेकर जा रहा था। स्पेन इस खजाने का इस्तेमाल ब्रिटेन के खिलाफ जंग में करने वाला था। 2015 में कोलंबिया नौसेना के गोताखोरों को जहाज का मलबा मिला था। 2015 में कोलंबिया नौसेना के गोताखोरों को जहाज का मलबा मिला था। अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसे ढूंढने की कोशिश भी हो रही है या नहीं, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस सच की तलाश करने वालों पर चाबुक जरूर चला रही है। दरअसल संदेशखाली में पीड़ितों से मिलने के लिए 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली जाना चाहती थी, लेकिन दीदी की पुलिस ने इस टीम को वहां पहुंचने से पहले ही भोजेर हाट में रोक दिया, जिसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग टीम सड़क किनारे धरने पर बैठ गई। संदेशखाली जा रहे थे, इसलिए रोका गया कि 144 है। अब यहाँ तो 144 समझ में नहीं आता। संदेशखाली जा रहे थे, जाने नहीं दिए तो यहाँ। यही नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि पुलिस उन पर ट्रैफिक रोकने और शांति भंग करने का आरोप लगा रही है। हम साइड में घास पे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कोई भी सड़क को हम रोक नहीं रही है। पर्पसली पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में संदेशखाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को न सिर्फ पुलिस ने रोका, बल्कि उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश भी की। इसके बाद तो भोजेर हाट जैसे मैदाने जंग में तब्दील हो गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य पुलिस से बिना वजह उन्हें रोकने पर सवाल करते रहे और कोलकाता पुलिस उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करती रही, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने ममता की पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। ये कौन सा न्याय है? अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? इसके बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतार लिया। थोड़ी देर तक उन्हें सड़क के किनारे बिठाया, जहां उन्होंने एक बार फिर बंगाल सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लिया। अगर मेरे संग ये व्यवहार है तो पुजारी वो संदेशखाली की जो महिलाओं के संग क्या अत्याचार हो रहा होगा। प्लीज हर सिटीजन को ये आवाज उठानी चाहिए। फिर काफी देर तक पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों के बीच कहासुनी होती रही, लेकिन आखिरकार फैक्ट फाइंडिंग टीम के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी सदस्यों को गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार ले जाया गया। हालांकि इस दौरान टीम के सदस्य पुलिस से ऐसा ना करने और उनसे संदेशखाली जाने देने की अपील करते रहे, लेकिन ममता की पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी 6 सदस्यों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। অ্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস আছে, যে কারণে আমরা ওটা অ্যাপ্রিহেন্ড করে ওনাদের যে ধারায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা 151। পুলিশ যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন পায় যে কোনো জায়গায় কেউ যাওয়ার ফলে ব্রিচ অফ পিস হতে পারে, তাহলে প্রিভেন্টিভ ধারাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে, সেটাই করা হয়েছে, লফুল। वहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत बंगाल के गवर्नर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ उन्हें अवैध तरीके से रोका गया, बल्कि गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। गाजा के रफा में जमीनी सैन्य अभियान की तैयारियों के बीच इजराइल ने हवाई हमले किए। मिस्र और गाजा की सीमा पर मौजूद राफा में हुई एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक इजराइल ने एक घर को निशाना बनाया जिसमें विस्थापित हुआ एक परिवार रह रहा था।
वहीं इस हमले के बाद राफा में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उस घर के पास पहुंचे जिसे इजरायली सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया। तो वहीं बुलडोजर से मलबा हटाने का काम कई घंटे तक चलता रहा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी का दक्षिणी शहर राफा एक विशाल शरणार्थी शिविर बन गया है, जहां लगभग 14 लाख लोग रह रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो दक्षिणी गाजा के शहर राफा में जमीनी अभियान के लिए अगले सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी मांगेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि राफा में इजराइल के सैन्य अभियान के गंभीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं। हमास से युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर घर में ही घिरते नजर आए। उनके खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जबकि विरोध प्रदर्शन करने वालों में इजराइल के आम लोगों के साथ वो लोग भी शामिल दिखे जिनके परिजनों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखा है। तेल अवीव में ये लोग हमास के साथ युद्ध में इजराइल की नीतियों का विरोध करते नजर आए। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करती और बैनर पोस्टर लहराती दिखी, जबकि पुलिस ने पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। यही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जम्मू से पंजाब जा रही एक ट्रेन बिना ड्राइवर के ही दौड़ने लगी। ट्रेन कई स्टेशन से गुजरी लेकिन वो नहीं रुकी। उसे काबू करने के लिए ट्रेन में कोई नहीं था, इसलिए ट्रेन लाल बत्ती की परवाह किए बगैर रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ती रही। ये मालगाड़ी जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन से अपने आप चलने लगी। कठुआ में मालगाड़ी जब रुकी तो ड्राइवर कुछ देर के लिए उतरा था, इतने में ही ट्रेन निकल पड़ी। कठुआ से निकली ये ट्रेन करीब 72 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर के चलती रही। ट्रेन पंजाब के मुकेरिया में उच्ची बस्सी स्टेशन पर जाकर रुकी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद हम बता पाएंगे। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।